So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to revise multi-stage dividend discount model. ठीक है, तो जस्ट अभी इस वीडियो के पहले ही मतलब कि ये जो अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसके पहले ही अभी वो दो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। एक तो संजय सर की और एक वो अतुल अग्रवाल की। अतुल अग्रवाल एंड अजय अग्रवाल जिसकी भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो वीडियो था तो देखा, मेरा खुद का दिमाग करप्ट हो गया। तो मेरे को लगा कि चलो यार वीडियो बनाओ, इससे बेटर है कि इसमें दिमाग लग गया, बेटर है कि चलो आओ मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अच्छा था, चलो वो कर लेते रहता। अच्छा, एक लंबी डिस्कशन है वो तो, कि क्या जिसने सिर्फ मेन क्लास करी है उसको ही सिर्फ AIR-1 का क्लेम करना चाहिए कि जिसके रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, जिसकी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, कि उसका भी करना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है वो तो। चलो आओ, चलो ठीक है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहले जो नए होंगे तो उनको मैं बता दूं कि इनके पास ये पर्टिकुलर बुक होगी ही होगी, गौरव जैन सर की है, ये टेलीग्राम पे ये अवेलेबल हो जाएगी आपको बुक। और उन्होंने ही जो है शेयर करके रखी 3 बुक है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है और थ्योरी की बुक है। अपने पास अपने नोट्स है, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम नोट्स से करेंगे, ठीक है, इन द सेंस कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नोट्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यार नोट्स पढ़ के वो क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, मतलब कि वो क्वेश्चन का कंटेंट हमारे नोट्स में है कि नहीं, कि कल को एंड टाइम पे हमको कोई क्वेश्चन को कट करना पड़े, क्योंकि हम एंड टाइम पे सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, तो नोट्स पढ़ के भी हमारा काम हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो वॉल्टर और गॉर्डन जो है वो पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो इशू कर दिए, सारे क्वेश्चन देख लिए। अब मल्टी स्टेज जो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की तरफ देख लेते हैं। क्या बोला इसमें कि MNP लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और पे करा जो डिविडेंड है 4 पर शेयर, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ 20% होगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एंड देन 10% ईयर आफ्टर। तो देखो, पहले 2 साल जो है 20% बढ़ेगा, देन इसके बाद जो है 10% बढ़ेगा, ठीक है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्ट है 15, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि हमारा हो गया 15%, राइट। और D0 हो गया हमारा क्या 4, राइट। कंप्यूट करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर वुड सेल, हमको तो P0 निकालना है जिस पे इक्विटी शेयर सेल होंगे। तो बनती बात है कि P0 निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे कि D0 देख रखा है, D1/KE-G करो तो हमारा P0 आएगा। पर KE-G करोगे तो G तो 2 है, 20% और 10%। तो ऐसे सिचुएशन में आपको P0 निकालने से पहले देखो, पहले साल और दूसरे साल का डिस्काउंटिंग तो 20% हो जाएगा, इन द सेंस कि आप सबसे पहले P2 निकालोगे, ठीक है। P2 कैसे कि जो सेकेंड ईयर के बाद से तो कंटिन्यूस ही है ना ग्रोथ, तो आप पहले P2 निकालो। तो सिंस D0 हमारा 4% है, तो 4 का 20% ऐड करो तो D1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20% करोगे तो D2 आ जाएगा, फिर 10% करो तो D3 आया 6.336। तो आप पहले D3 निकालो, ठीक है। 4 में 20%, फिर 20%, फिर 10%, तो आपका D3 आएगा 6.336। तो सबसे पहले D3 की हेल्प से आप निकालो P2, तो मतलब वही D3/KE-G, ठीक है। तो G हमारा कितना है 10%, KE 15% है, तो 6.336 डिवाइड बाय 5%, मतलब 15 - 10 किया तो 126.72। तो जो है ये हमारा आया P2 पर फर्स्ट ईयर डिविडेंड और सेकेंड ईयर डिविडेंड। अब हमको P0 निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड का डिस्काउंटिंग, सेकेंड ईयर के डिविडेंड का डिस्काउंटिंग, और जो P2 है, जो P2 निकाला उसका भी डिस्काउंटिंग। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना है, 4 में 20% ऐड करो वो आ जाएगा 4.8, फिर 20% ऐड करो फिर 5.76, ठीक है, और फिर बचा हुआ 126.72। चलो, तो 4.8 की डिस्काउंटिंग 1/1.15, क्योंकि 1+KE से डिस्काउंट करेंगे। तो पहले डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करी, फिर जो है दूसरे डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करी, फिर जो हमारा प्राइस था उसकी डिस्काउंटिंग करी। तो इस तरीके से जो है 104.34 आया, और देखा जाए तो यही जो है इसका आंसर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ओवर होता है। बोलने का ये मतलब है कि चलो यार, ऐसा रहता है कि जब आपका ग्रोथ सेम रहता है, उसका ग्रोथ फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि 2 साल तक ग्रोथ सेम था, फिर ग्रोथ फ्लक्चुएट हो रहा तीसरे साल में, तो ऐसे कैसे तीसरे साल का डिविडेंड यूज़ करके हम P2 निकालेंगे, फिर P2 से P0 आने में ऐसा नहीं कि सिर्फ P2 को ही डिस्काउंट करेंगे, जो पहले साल और दूसरे साल का जो डिविडेंड है उसको भी डिस्काउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती है, राइट।
तो अब देखते हैं हम 6B जो है क्वेश्चन करते हैं। चलो 6B क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ, शेयर ऑफ जी लिमिटेड करंटली ट्रेड, मतलब कि जो करंटली अभी तो जो है वो P0 46 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। द कंपनी पब्लिश इट्स रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 5, ठीक है। तो D0 भी जो है 5 है। कंपनी मेड अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन इट्स कैपिटल, तो R जो है वो 15% है। एक्सपेक्ट दैट टू बी द नॉर्म इन विच इट ऑपरेट, ठीक है। तो कंपनी मेड 15% रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल एंड एक्सपेक्ट दैट टू बी द नॉर्म इन विच इट ऑपरेट, उनको लग रहा है कि यही एक नॉर्म रहेगा। तो ठीक है, अपन मान लेते हैं कि जो KE है, क्योंकि यही नॉर्म रहेगा तो KE भी 15 है। अब जी लिमिटेड ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड ग्रो होगा एट 10% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, तो 10% से ग्रो होगा, ठीक है, पहले 3 साल। एंड देयर आफ्टर, अब समझो क्या बोल रहे हैं कि एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद से 5%, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कि उसके बाद से 5% है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द शेयर ऑफ अ कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, हमको तो ये बताना है कि जो कंपनी के शेयर है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं कि डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ले दे के हमको करना क्या है कि हमको प्राइस दे के रखी है और हमको हमारी कैलकुलेटेड प्राइस निकालनी है और दोनों को कंपेयर करके बताना है कि जो है शेयर प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे। अब पॉइंट ये है कि D0 हमको देख रखा 5, पहले 3 साल की ग्रोथ भी दे के रखी है, ठीक है। तो चलो पहले 3 साल का डिविडेंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना रहेगा, तो एक हो गया 5.5, ठीक है, 5 + 10%, 5.5 प्लस 10% करो 6.05 और फिर 10% करो, ठीक है, 6.655। पहले मैं अपने बेसिक रूल से चल रहा हूँ, फिर 6.655, ये तो D3 है क्योंकि 3 साल तक ऐसा है। एंड देयर आफ्टर, अब पॉइंट ये है एंड देयर आफ्टर मतलब कि अब मैं D4 कर रहा हूँ, तो 6.655 प्लस 5%, 6.98775, कितना लेना चाहिए फ़ायदे से, कितना लेना चाहिए, ये जो 6.98775 है ये मारोगे D4। तो पहले D4 की मदद से, क्योंकि एंड देयर आफ्टर ना उसके बाद से 5% हुआ है, तो पहले ऐसा करते हैं कि जैसे 6.655 पे हमने 5% का उपयोग करा और 6.98775 है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी मदद से P3 निकालते हैं, ठीक है। चलो P3 निकालो। KE तो हमारा 15% है और G हमारा पहले 10% था, फिर हो जाएगा वो 5%, राइट। तो चलो KE 15% और G 5%, तो जो आपका D4 है, D4 से आप जो है वो P3 निकालो, ठीक है। तो D4 डिवाइड बाई KE माइनस G, जो कि हमारा KE माइनस G 10% होगा, ठीक है। तो D4 क्या है, 6.98775 डिवाइड बाई KE माइनस G, जो हमारा हो जाएगा, KE क्या है हमारा 15 माइनस 5 10% हो जाएगा, इस तरीके से 69.8775 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम P0 पे जा रहे हैं क्योंकि हमने D4 से तो P3 निकाला, P3 से P0 पे आते हैं। P0 पे आते हैं तो सबसे पहले P3 को डिस्काउंट कर लेते हैं, जो कि वो थर्ड पे है, 69.8775 है, इसको 0.658 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 0.658 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो D1 D2 D3 है, इसमें एक का 0.658 होगा, फिर एक का 0.756 होगा, राइट, और एक का 0.870 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है, जब आप 3 साल के डिविडेंड और जो है P3 इन सबको डिस्काउंट करोगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 59.72 रहेगी। अब पॉइंट ये है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 59.70 है, मतलब मेरे हिसाब से वैल्यू ज़्यादा, मतलब मैं अनुराग कश्यप हूँ, मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है तो मैं तो बाय करूँगा, ठीक है। तो ये अंडर वैल्यूड है, उसको बाय कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू मार्केट में नहीं है, पर मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैं इसको अपनी तरफ खींच लूँगा। तो ये जो मैं बोल रहा था कि ये जो देयर आफ्टर वाला कंसेप्ट, ये देयर आफ्टर वाला कंसेप्ट नहीं लगाओ तो बेटर है। अगर आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो इसको ध्यान में मत दो, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है। चलो क्वेश्चन 6C, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, जो एक्स लिमिटेड है उसने अब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया 14 पर शेयर, तो अपना D0 हो गया 14, राइट। और मिस्टर बी इज़ प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स, तो मिस्टर बी जो है वो चाह रहा था कि चलो एक्स की शेयर परचेस कर लेते हैं। अब एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, जो जी है वो 8% से 9%, ठीक है, एंटिसिपेट करें इंक्रीज होगा, विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर। और साला ये जो है anticipating increase in growth rate from 8 to 9 which will continue for 3 years, he also expect 1 second
एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट फ्रॉम 8 to 9 विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर। इसको मैंने 3 बार पढ़ा, पर मेरे को तीनों बार इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि बोलना क्या चाह रहे हैं, कि क्या 9% 3 साल तक रहेगा क्या। तो हाँ समझो, उसने बोला कि मुझे तो लग रहा है कि ग्रोथ 8 से 9 हो जाएगा और ये 3 साल तक रहेगा, मतलब जो 9% है ना ये 3 साल तक रहेगा। अब 3 के बाद क्या होगा नहीं पता। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर टू बी 360 आफ्टर 3 ईयर। तो जो बोल रहा है कि जो 3 साल तक रहेगा ना 9%, और जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, मतलब एक तरीके से आप P3 मान लो 360 होना चाहिए, ठीक है। नई बात है तो D0 है, T0 14 है, ठीक है। और अब यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर द शेयर, क्या एक शेयर के लिए कितना पे करना चाहिए। तो मैंने आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम अमाउंट एन इन्वेस्टर शुड पे, ठीक है। एक बार P0 इस तरीके से पूछ लिया था, ठीक है। ही रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 13% पर एनम, तो ऐसे केस में जो है आपको के 13% दे दिया है, P0 निकालना है आपको, राइट। अब पॉइंट ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट प्राइस जो है 3 साल बाद 360 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक डेफिनेट पीरियड लग रहा है, डेफिनेट पीरियड इन द सेंस कि 3 साल तक 9% की ग्रोथ है, 14% है, तो 14 को 9% से 3 साल बढ़ाओ, ठीक है। 14 + 9% हो गया 15.26, ठीक है। फिर + 9% करो, ये 16.63 मान लेते हैं, + 9% करो, ये 18.13, ये 3 साल का डिविडेंड, और 30 साल में प्राइस है 360, इसको कर लो डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है 13% से कर लो। 13% की फैक्टर दे के रखे हो तो देख लेते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है कि 0.885, 0.783, 0.693 और वापस 0.693, मतलब कि 693 में डिविडेंड भी मिलेगा ईयर 3 में, और प्राइस का रिडम्पशन भी होगा। एक बार ये देख लेते हैं। तो हाँ इसी तरीके से करना है, और जो है इधर इससे जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी 288.56, राइट। अगर आपके पास सॉल्यूशन बुक है तो आप सॉल्यूशन बुक से भी चेक कर सकते हो। फिर आते बात की मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर द शेयर इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि जो 9% ग्रोथ है कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली। अब वो बोल रहा है कि ये तो यार इनडेफिनेटली मेंटेन्ड होगा, तो ऐसे केस में जो आपको 15.26 है उसको K - G कर दो, तो 15.26 डिवाइड बाई 4% कर दो, क्योंकि K तो 13 है, ये G हो गया 4, तो आपने करा तो 381.5 आया। इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। अब प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ये आपसे पूछ रहे प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, जबकि ऐसा है कि 360 बोल के रखा है, पर फिर भी प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर इफ़ 9% ग्रोथ रेट इज़ अचीव्ड एंड एज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेन सेम एज इन टू अबव। मतलब कि वो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप तो 3 साल बाद का प्राइस बताओ हमको, अगर हमने 9% ग्रोथ रेट अचीव कर लिया, कि ये जो 9% हम जो बोल रहे थे ना कि 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा, तो 9% हमने अचीव कर लिया है, और ये भी समझ लो कि ये इंडेफिनेटली चलेगा। तो ऐसी बात है, तो फिर अब देखो 2 दिमाग चलते हैं इधर। एक चलता है 1.5 अक्कल में आपको, तो क्या आपको क्या लग रहा होगा कि यार ये जो है 9% ग्रोथ रेट तो अचीव हो गया है, इंडेफिनेटली है, तो 360 तो दे के रखा है, तो ऐसा करते हैं ना अपन 9% से बढ़ा देते हैं, ठीक है। पर समझो ये 3 साल बाद का ये जो 360 है, ये 3 साल 9% भी क्या बढ़ाना है, 3 साल बाद का जो 360 है, इधर जो है ये सिर्फ 3 साल की बात हो रही थी, बात अब 3 साल की नहीं है, बात ये है कि ये तो कंटिन्यूस रहेगा। तो ऐसे केस में जब आपको P3 निकालने का पूछ रहे हैं वो, तो 360 मत लिख देना, क्योंकि इधर D4 का D4 डिवाइड बाई K - G होगा, इस तरीके से P3 आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे D4, ठीक है, D4 डिवाइड बाई K - G, तो उसमें फिर आपको दिखेगा कि जो है 494 इसका जो है आ रहा है वैल्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6D की तरफ, क्योंकि हमने जो है ये भी देख लिया, राइट। तो आते हैं 6D की तरफ, जहाँ पे था कि एक्स लिमिटेड जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो इक्विटी फाइनेंस है, और पेड अप कैपिटल जो है 10 लाख है। तो देखो कैपिटल है 10 लाख, तो वो तो आप जो है कर ही लो, 10 रुपये पेड अप है, तो ऑब्वियस बात है 1 लाख नंबर ऑफ़ शेयर हो गए, राइट। अब एक्स लिमिटेड ने एक स्वास्थ्य कंसल्टेंट को हायर करा है कि आप ऐसा करो कि मेरी फ्यूचर अर्निंग्स को एनालाइज करो, और स्वास्थ्य का कंसल्टेंट ने ये स्टेट करा है कि जो आपकी अर्निंग है और जो डिविडेंड है वो पहले 2 साल 25% बढ़ेगी, ठीक है। फिर जो है अर्निंग आर लाइकली टू ग्रो एट ए रेट 10% फ्रॉम 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स, तो 3rd ईयर और उसके आगे से जो है 10% बढ़ेगी।
फर्दर इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन, अगर ये रिडक्शन है अर्निंग की ग्रोथ में, ठीक है, क्योंकि ये हुआ है ना 25 से 10%, तो जो पे आउट रेशियो है वो हो जाएगा 50%। ये पे आउट रेशियो की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब जो समझना ये पड़ेगा, ये अदर डेटा देखे रखा है, और अदर डेटा में ध्यान रखना 2010 से 2014 तक का डेटा देखे रखा है, राइट। तो ये एक तरीके से 2014 का डेटा ही हमारे काम का, क्योंकि वो हो गया हमारा D0, ठीक है। तो हमको D0 भी देके रखा है, राइट, E0 भी देके रखा है, ठीक है, P0 भी इनफैक्ट देके रखा है। यू मे एज्यूम दैट दी टैक्स रेट 30% है, ये जो चेंज नहीं होने वाला। एंड पोस्ट टैक्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पोस्ट टैक्स ही मानते हैं, मानना चाहिए, तो वो है 15% जो हमारा KE है, राइट। अब एक चीज़ जो समझने की है कि ये जो 2014 में 9.6 और 3.84 है, इससे आप पहले पे आउट रेशियो निकालो, ठीक है। ये इसलिए मैंने बोला जो है 40%, क्योंकि भाई आपका जो है अर्निंग 25% से बढ़ रही हो, ये दिख रहा है कि 9.6 आप 25% बढ़ाओगे, पर पे आउट कितना रखोगे, ठीक है। ऐसा है कि जब अर्निंग और डिविडेंड अपने सेम पेस पे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है पे आउट रेशियो सेम रहता है। तो बेटर तरीका ये है कि 9.6 है, तो 9.6 को हमने 25% किया तो 12, फिर 25% किया तो 15, फिर 10% किया तो हुआ 16.5। अब हमारा 40% हो गया पे आउट रेशो, तो 12 का 40% है 4.8, 15 का 40% हो गया, ये जो है हमारा 6, ठीक है। अब समझो, ये जो हमारा आया 15 के बाद, तो ये जो 16.5 है, 16.5 का 50% करो आप, ठीक है, तो 8.25, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी याद रख लो कि जब मैंने आपको बोला था कि जब मैंने आपको ये भी बोला था कि जब ग्रोथ रेट चेंज होती है तो रास्ता जो है वो EPS से निकलता है। तो इधर भी तो देखो ग्रोथ रेट चेंज हुई है, ठीक है, तो रास्ता किससे निकला, EPS से निकला। EPS 16.5 हुआ, उसका जो है फिर पे आउट रेशियो चेंज होता है, तो ऑब्वियस बात है इधर जो है हमारा 8.25 आ गया, राइट। अब थर्ड ईयर इन ऑनवर्ड्स बोल दिया, तो इस तरीके से हमारा जो है डिविडेंड आ गया एक का 4.86, फिर जो है 8.25। तो जो 8.25 है ना, ये हमारा है D3। इस D3 की हेल्प से आप जो है P2 निकालो। D3 की मदद से P2 इसलिए निकलेगा क्योंकि 8.25 और KE जो है हमारा है 15 और ये 10, तो डिवाइड बाय 5% करो तो आया हमारा 165। ये आ गया P2 165, ठीक है। तो 4.86 और एक आया हमारा 165, 4. ठीक है, तो 165 ये हमारा P2 आया। तो वही फिर आप डिस्काउंटिंग करो, तो डिस्काउंटिंग करो 2 साल की, राइट। तो डिस्काउंटिंग 15% की फैक्टर तो देखे थे, 1 डिवाइड बाई 1.15 0.756, ठीक है। और 4.8 पे जो है देखो 6 जो अपना डिविडेंड है, वो 6 भी डिविडेंड जो है उसको भी जो है 0.75 से डिस्काउंट करना पड़ेगा। फिर 1 साल का डिस्काउंटिंग 1 डिवाइड बाई 1.15, ये एक हो गया 0.870, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका P0 आ जाएगा, तो राइट। तो P0 कितना है, P0 आ जाएगा आपका 133.57 और ये अपना निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो है P0 निकल गया, राइट। ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस जो निकालनी थी वो निकल गई। और जब P0 निकल गया है जो हमारा है 133.57, राइट। अब देखो अर्निंग कितनी, जो अर्निंग है वो अर्निंग कितनी, तो भैया 9.6 तो देखे रखा है ना, तो 133.57 डिवाइड बाई 9.6 ये हो गया 13.92। तो जो 13.91 है वो हमारा P रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हमारा P0 भी निकल गया, हमारा P रेशियो भी निकल गया, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जो सीवेल कॉर्पोरेशन का है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट, करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सीवेल कॉर्पोरेशन है ना, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर, रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर, देखो रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर बोल दिया, तो EPS तो आप मान लो कि 2.10 है, ऑन विच इट हैज़ पेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो DPS भी आप मान लो 0.69 है, तो 2.10 0.69, ठीक है। अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो 15% फ्रॉम ईयर फ्रॉम 2004 to 2008, तो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% अ ईयर, तो 4, 5, 6 फ्रॉम 2004, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5 साल हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन अनचेंज, तब ये जो है ग्रोथ 15% थी और पे आउट रेशियो में भी ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है। आफ्टर 2008, बात तो ये है कि 2008 के बाद जो अर्निंग ग्रोथ रेट है जो है स्टेबल हो गया 6% पे, ठीक है, एट 6%, एंड पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज टू 65%। देखो ग्रोथ चेंज होते हैं तो रास्ता निकलता है EPS से, ठीक है। पे आउट रेशियो हो गया अपना 65%, ठीक है।
चलो बीटा दे के रखा है, ठीक है 1.40, करंट का बीटा है, एक्सपेक्टेड टू हैव बीटा 1.10 आफ्टर 2008। तो इन्होंने जो है अब के में भी झोल कर दिया है कि बीटा जो इनका था 1.40 करंटली 2008 के बाद जो है 1.10 हो जाएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम भी देख रखा है और ट्रेजरी बॉन्ड रेट भी देख रखा है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो जो चीज़ इजी है ना वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, के ही निकाल लेते हैं 2008 के पहले और 2008 के बाद का, ठीक है। तो हमारा जो है 5.5 इंटू 1.4, क्योंकि भैया मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा प्लस 6.25, ये हुआ 13.95, ठीक है। और यही जो है 5.5 इंटू 1.1 प्लस 6.25, ये है 12.3, ठीक है। ये हो गया हमारा के दोनों के, राइट। तो सबसे पहले इनका जो है सवाल है कि एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ 2008। तो सिंपल से आते 2008 का एंड, मतलब एक तरीके से आपसे PAT पूछ रहे हैं। तो इसका तो एक ही तरीका है कि जो है D9 को KE माइनस G कर दो, ठीक है। तो D9 निकालो, ठीक है, फिर KE माइनस G कर दो। भैया KE कितना है आपका, बनती बात है KE आपका जो है 12.3 है, ठीक है, और G आपका 6 है। तो 12.3 माइनस G 6.3% और D9, चलो D9 निकालते हैं। चलो तो 0.69 तो ही, तो 0.69 प्लस 15% एक, 15% दूसरा साल, 15% तीसरा साल, 15% चौथा साल, 15% पाँचवा साल और 6% हमारा छठा साल। तो अब देखो ये आप निकालो D9, राइट। और ये लिख के रख लो कि इस तरीके से आप D9 निकालोगे तो गलत होगा, क्योंकि भैया छठे साल में जब 15% से 6% हुआ तो पे आउट रेशियो भी चेंज हुआ है, तो रास्ता EPS से ही निकलेगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए, आप सबसे पहले अभी का पे आउट रेशियो निकालो कि पे आउट रेशियो कितना है। पे आउट रेशियो अगर देखा जाए तो 2.10 में डिविडेंड 0.69 है, 0.69 डिवाइड बाई 2.10 यह आया अपना 32.85। तो ये पे आउट रेशियो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा 2.1 है ना अर्निंग, तो 2.1, ठीक है, प्लस 15%, 15 दूसरा प्लस तीसरा चौथा पाँचवा फिर छठा, ये जो छठे साल का है EPS इस पे लगा लो आप। तो जो 9th ईयर का EPS आएगा वो आएगा 6.809, क्योंकि EPS स्टार्ट हुआ था 2.10 से, 15% से ग्रोथ करी हमने 5 साल, देन फिर हमने 6% से ग्रो करा, ठीक है। और जो है पे आउट रेशियो 65% है, तो 6.809 का जो भी जो है 65% वो आया 4.4259। जो 4.4259 है ये हमारा है D9। तो D9 का KE माइनस G से मल्टीप्लाई करो। KE कितना है आपका, KE आपका है भाई 12.3 हो जाएगा। G आपका कितना है, G आपका बकायदा 6% है, तो 12.3 का 6 6.3%, तो 4.4259 डिवाइड बाई 6.3%। ओके, तो मैंने जो आपको बोला ये अब थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने आपको जो है D9 निकालने का बोला, सी इधर जो है 2008 से 2004 से 2005 है, 2008 है, मतलब कि हमको ये 5 साल है, हमको D6 निकालने का है, ठीक है। वो हमको जो निकालने का है वो D6 निकालने का है। तो D6 से हम जो है पहले उसको KE माइनस G करेंगे और फिर हम निकालेंगे P5, और इस तरीके से D1 D2 D3 D4 D5 इसको तो करेंगे ही करेंगे डिस्काउंटिंग। इसका डिस्काउंटिंग का जो होगा, इसका डिस्काउंटिंग का रेट होगा वो होगा हमारा 1 प्लस 1.1395, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग 1 प्लस KE से करेंगे और KE जो है 13.95% है। फिर रही बात जो है 5 साल के डिविडेंड के बाद जो P5 आएगा, P5 की भी हम डिस्काउंटिंग करेंगे, राइट। P5 की डिस्काउंटिंग भी जो है 13.95% से, मतलब 1.1395% से करेंगे, और इस तरीके से जो है हमारा करंट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना कि 2004 से 2008 है, 2001 से 2008 नहीं है, जो गड़बड़ अभी करने में आ गई थी, ठीक है। तो आप जो है ईयर प्रॉपर्ली लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैम लिमिटेड ने अभी जो डिविडेंड पे करा है वो है 2 पर शेयर, ग्रोथ तो 6% से होनी है, ठीक है। एंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप प्रोजेक्ट, तो जस्ट पेड, ठीक है, ग्रो 6% से। आफ्टर पेइंग डिविडेंड बोर्ड ने डिक्लेयर करा टू टेक अप प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने क्या किया है कि टेकअप करा प्रोजेक्ट किया, चलो प्रोजेक्ट ठीक है ले लेते हैं, और अब कौन सा प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसके लिए उनको जो है फंड चाहिए, तो नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड जो है वो उन्होंने बोला डिक्लेयर नहीं करेंगे, रिटेन करके रखेंगे, ठीक है। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफ सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये
इसका रिस्क सेम ही है जैसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का है, मतलब कि 1 2 3 D1 D2 D3 नील है पूरा, ठीक है। D0 की बात करें तो वो 2 था। अब रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ। तभी से बात करें तो चौथे साल से जो है ये जो मैं बोल रहा हूँ ना रिटेन करने का, चौथे साल में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड विल देन बी 2.50 पर शेयर, और अभी जो 2 है ना तो चौथे साल में 2.50 हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। और ये जो है वो 7% से ग्रो होगा, ठीक है। अब जो एक इन्वेस्टर है ऑफ 1000 शेयर इन सैम लिमिटेड एंड वांट रिसिप्ट ऑफ एटलीस्ट 2000 पर एनम, तो जो इन्वेस्टर है ना 1000 शेयर्स का, ठीक है, उसको कम से कम, ठीक है, वांट रिसिप्ट, उसको ना या 2000 तो चाहिए, मतलब कि मैं तुमको इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 2000 रुपये तो चाहिए, ठीक है। वांट रिसिप्ट ऑफ 2000 पर एनम, उसको हर साल चाहिए, ठीक है, फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एटलीस्ट 2000 चाहिए उसको फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। अब show that the market value of the share is affected by the decision of the board and also show how an investor can maintain a target receipt। पहले 3 साल जब डिविडेंड मिल ही नहीं रहा था, जब डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं, तो तुमको टारगेट रिसिप्ट कैसे मिलेगी? तो ऐसे केस में तेरे को टारगेट रिसिप्ट जो है वो तो भाई देखो तो शेयर बेच के ही मिलेगी, ठीक है। तो तो यही बोल के रखा है कि देखो 3 साल तक डिविडेंड नहीं है, चौथे साल से जो डिविडेंड पे हो रहा है वो 2.5 रुपये का। तो हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन टारगेट रिसिप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंड इम्प्रूव इनकम देयर आफ्टर। यही ऐसे केस में जो है 8% है, राइट। तो पॉइंट ये है कि आपको तो यार टारगेट रिसिप्ट मेंटेन करनी है, ठीक है। तो बनती बात है कि आप जो है सबसे पहले तो पहले साल का आप प्राइस निकालो, मतलब P1 निकालो। तो जो P4 से P0 पे नहीं आओ, P4 से P1 पे आओ, ठीक है। तो पहले तो आप P4 निकालो, क्योंकि आपको तो जो दे के रखा है वो D4 दिख रहा है, क्योंकि 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ ना, और डिविडेंड विल बी देन 2.50 पर शेयर। तो डिविडेंड जो है 2.50 है और वो ग्रोथ होगी 7% से। तो जो आपका जो है D4, राइट, तो जो D4 है, D4 से आप जो है सिंपल सी बात तब P3 निकाल लो। तो रही बात है 2.5 की, ठीक है। P3 कैसे निकलेगा? तो P3 निकलेगा K माइनस G करके, K है 8, G है 7, ठीक है, और 2.5 और K माइनस G 2.5 डिवाइड बाई 1%, ठीक है। तो ये हो गया अपना P3। अब ये जो P3 है ना, तो P3 से P1 पे आओ, राइट। तो P3 आपका है 250, तो P1 निकालो, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1.0812, राइट। P3 को जब P1 पे लेकर आना है तो ऐसे केस में जो है आप जो है बाकायदा P3 से P1 पे आना है, तो ऐसे केस में जो है बाकायदा आप जो है डिस्काउंटिंग करोगे, ठीक है। तो 1.08 को 2 साल से डिस्काउंट करो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा P3 कैसा आया, D4 तो पता था, ठीक है। D4 था तुम्हारा 2.5, P3 निकालना है तो D4 डिवाइड बाई K माइनस G, तो 2.5 डिवाइड बाई K माइनस G 1% 250, ठीक है। ये हो गया P3, ये P3 250 है। P1 निकाल लो, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.08, 1 डिवाइड बाई 1.08 1 2, और ये इसको 250 से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से 214.33 आएगा, राइट। P1। P2 की बात करें तो P2 क्या आएगा? 1 साल से डिस्काउंट करोगे, ठीक है। जो 250 है डिवाइड बाय 1.08, ठीक है। तो P2 जो है आपका 231.48 आएगा, और P3 है तो P3 तो आ ही चुका है 250, किस तरीके से आपने निकाला। जब P1 P2 P3 का पता है आपको पूरा का पूरा, तो ऐसे केस में आप जो है अपने शेयर उस हिसाब से बेच दो। अब समझो जब 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड बोले या 4th ईयर ऑनवर्ड बोले, तो आप समझो कि चौथे साल से ही ग्रोथ हो गई। जब चौथे साल से ही ग्रोथ हो रही है तो ऐसे केस में फिर D4 का यूज़ करके हमको P3 निकालना है, ठीक है। तो 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स बोले या 4th ईयर ऑनवर्ड्स बोले, बात एक ही है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6G, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो इन्वेस्टर है वो कंसीडर कर रहा है परचेस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एलेक्स लिमिटेड। तो इन्वेस्टर जो है वो कंसीडर कर रहा है परचेस ऑफ इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर परचेस कर रहा है एलेक्स के, जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 150। तो अभी इसका जो P0 है वो 150 है, राइट। कंपनी प्रपोजिंग डिविडेंड 6 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो जो D1 है 6 है, G है 18% है नेक्स्ट 4 ईयर, राइट। तो 1 2 3 4 वो तो 4 साल, ठीक है, 18% है। अब आफ्टर 4 ईयर वो लीनियरली 5वें 6ठे 7वें 8वें, मतलब कि 17 16 15 14
इस तरीके से लीनियरली जो है 14% पे जा रहा है। देयर आफ्टर वो 14% पे ही सेटल है 90 साल से, ठीक है। तो आप देख लो ग्रोथ किस तरीके से है, 18%, 18%, 18%, 18%, ठीक है। फिर 17, 16, 15, 14, फिर 14 जो भी है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% है, तो हमारा के जो हो गया वो हमारा 18% हो गया। अब देखा जाए तो डिविडेंड की बात करें, सी अब डिविडेंड चेंज होता है तो रास्ता ईपीएस से जाता है, तो रास्ता ईपीएस से तभी जाएगा जब हमको पे आउट रेशियो भी पता होगा। अब इधर जो है हम आर तो हमको पता नहीं है कि हम जो है पे आउट रेशियो निकाल लें, ठीक है, क्योंकि हमको ग्रोथ पता है। हमको अगर आर पता होता तो G=BR करके हम पे आउट रेशियो निकाल लेते, पर ऐसे केस में हमको ये तो पता नहीं है। तो ऐसे केस में जो डिविडेंड है, जो हमने माना है कि जो हम दे के रखा है, ठीक है, 6%, 6 रुपये, उसमें ही 18% ऐड करो। तो इसमें 18% ऐड करो 7.08, ठीक है, प्लस 18% ऐड करो 8.354, प्लस 18% ऐड करो 9.858। ये देख लेते हैं कि कितने डिजिट में बात जा रही है, ठीक है। 2 डिजिट में बात करें तो उसको 2 में ही लिखते हैं। सो ये जो है 6 है, ठीक है, बनती बात है 6 है, तो 6 में फिर आता है हमारा 7.08, फिर 7.08 प्लस 8% 8.35, ठीक है, 8.35 9.86, ठीक है। तो D4 हो गया 9.86, D5 11.54, D6 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जब नेक्स्ट 4 ईयर तक, ठीक है, जब 18% था तो फर्स्ट ईयर का तुमको होता है 6 प्लस, फिर सेकंड ईयर का 18% 7.08 हो गया, थर्ड के लिए हो गया 8.35, फोर्थ के लिए हो गया 9.86 हो गया, ठीक है। ये 4 साल तक हो गया। 5वां साल, अब देखो 5वें साल में आप 18% तो बोलने से रहे, तो 18% नहीं तो 17%, ये कर दिया अपने 17%, तो 11.53 आया, मतलब वही 54, ठीक है। फिर 16% किया तो 13.38 आया, ठीक है। D7 प्लस 15% करा 15.39 आया, फिर D8 प्लस 14% करा, ठीक है, तो 17.54 आया, और उसके बाद से तो कंटिन्यू ही है, ठीक है, राइट। 17.54 उसके बाद से तो कंटिन्यू ही है, राइट। तो ऐसे केस में जो है आप सबसे पहले ये तो आपने पूरा निकाल लिया, तो आपको करना क्या है, करंट मार्केट प्राइस निकालनी है, सॉरी करंट मार्केट प्राइस देख रखा है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक शेयर की निकालनी है, मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि इसमें जो है ये देखिए आपको जो है सबसे पहले जो D8 है, क्योंकि D8 है तो अब D8 से आप पहले P7 निकालो, फिर हम बात करते हैं। D8 है जो हमारा 17.54 आया है, ठीक है, तो ये सब P7 निकालते हैं, ठीक है। तो हम जो है P7 निकालते हैं, तो D8 से P7 कैसे निकालेंगे, बद्दी बात है कि जो D8 है उस पर जो है आपका ग्रोथ है वो 14% हो गया है, और जो है के ही हमारा है 18% है, तो 4% हुआ, तो 17 के माइनस जी 4% हुआ, तो 17.54 डिवाइड बाय 4%, 438.5, ये हमारा जो है 438.5 प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, के माइनस जी, तो ये हुआ हमारा P7, इनफैक्ट प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं, 438.5, ठीक है। अब D1 से D7 और आता है फिर आखिर में P7, राइट। तो D1 से D7 की वैल्यू अगर हमने सही निकाल ली है तो उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे के रखे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे के रखे तो वो मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरीके से जब D1 से D7 की आप डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, साथ ही साथ जो P7 है इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इस तरीके से टोटल आपका आएगा 172.85, और यही आपकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। अब बस वही है, जब आपको प्राइस दे के रखी थी और आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हो तो ये आपसे पूछेंगे कि क्या आपको परचेस करना चाहिए। तो देखो 438.5 तो हमारा P7 जो है, तो सॉरी हमारा जो 172.85 है, ये तो जो है हमारे लिए तो वैल्यू ज़्यादा है, और एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है 150 मार्केट में कंसिडर कर रहे हैं, तो अंडर प्राइस है, तो ऐसे केस में हम तो जो है परचेस कर लेंगे। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो कंपनी हैज़ पेड, तो जो पेड है डिविडेंड, तो जो डिविडेंड पेड है वो है 2.5, ठीक है, डेटा लिख लो। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो के भी दे के रखा है आपको, वो है 20%। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो एंड ऑफ द ईयर ही पूछ लिया। अब कोई ग्रोथ नहीं है डिविडेंड में, जब ग्रोथ ही नहीं है तो D1 भी 2.5 ही होगा,
और 1 प्लस के ही है, राइट। पॉइंट ये है कि जब D0 आपको 2.5 से दे के रखा है और के ही दे के रखा है 20%, राइट, तो बनती बात है कि और मार्केट प्राइस आपसे एट द एंड ऑफ द ईयर पूछ रहे कि आखिरी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक तरीके से आप मान ही लो कि P1 ही पूछ रहे हैं एक तरीके से, तो ठीक है कर लो। D1 अपॉन के माइनस जी, D1 तो हमारा वैसे भी 2.5 रहेगा, के हमारा वैसे भी 20% रहेगा, 2.5 डिवाइड बाई 20%, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 12.5। एक पॉइंट जो समझना था कि एट द एंड ऑफ द ईयर का मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेट पीरियड है या शेयर की वैल्यू 1 साल की है, ऐसा नहीं है। बस वो 1 साल बाद की मार्केट प्राइस पूछ रहे थे, अलग एक कंसेप्ट। 1 साल बाद की मार्केट वैल्यू पूछना और ऐसा बोलना कि 1 साल के शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू निकालो, ये पूछ रहे हैं 1 साल बाद की मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो शेयर तो इंडेफिनेट है, इसलिए अपन ने के माइनस जी करा, जबकि जी कुछ भी नहीं है। अब डिविडेंड अगर कांस्टेंट से ग्रो कर रहा है 5% से, तो फिर तो आप D1 निकाल लोगे, D1 अपॉन के माइनस जी कर ही लोगे। अब जब पॉइंट ये है कि डाउट टेक इधर भी आ रहा है कि देखो डिविडेंड है 2.5, D1 अपॉन के माइनस जी अगर हम करते हैं तो हम मार्केट प्राइस लेकर आएंगे, पर मार्केट प्राइस तो करंट ईयर की आएगी ना, ईयर की स्टार्ट की आएगी, ईयर का एंड कैसे हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर क्यों। और चलो अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कांस्टेंट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, तो कांस्टेंट डिविडेंड मतलब कि क्या 2.5 फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, एंड देन फिर बोल रहा है ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2.5%, तो 2.5 प्लस 5%, ये हो गया हमारा 2.625। ये 2.625 है हमारा D6 से हमने क्या निकाला P5। अभी जो D6 से P5 निकालना है 2.625, जिससे सब P5 निकाल रहे हैं, तो K माइनस जी करना पड़ेगा। K है 20, तो डिवाइड बाई 15% करो, इस तरीके से जो है 17.5 आ जाएगा आपको, ठीक है, 17.5। फिर जो है जो पर्टिकुलर P5 है सब कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो डिविडेंड कांस्टेंट था, देन ग्रोथ हुई, देन उसके बाद जो है D6 से आपने P5 निकाला और P5 से आपने जो है P0 निकाल लिया, और जो डिविडेंड भी जो पहले 5 साल के थे उसको भी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इस तरीके से आपने निकाल लिया। चलो ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, देन द शेयर इज सोल्ड। लो ऐसी बात कर ली कि कांस्टेंट डिविडेंड पहले 5 साल था, 5वें साल 2.5 भी मिला और 20 भी मिला, तो 22.5 हो गया एक तरीके से एंड में, ठीक है। तो ये तो ईजी है, बस ये पॉइंट है कि आप ये को मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर क्यों लिखा है, मार्केट प्राइस बिगिनिंग का होना चाहिए था, क्योंकि अभी आप पे कर चुके हो 2.5, ठीक है, वो D0 है, हम P0 पे आते हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर समझना जरूरी है। या तो उसको सिर्फ प्रिंटिंग में एरर, या एक तरीके से मान लो कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जिससे अपन ने ओवर किया, तो इसमें पॉइंट यही है समझने का, इसको रट ही लो कि जो लास्ट ईयर है वो बीता हुआ कर ले, ठीक है, और ये एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये ईयर में हम जो है P0 की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको समझा है, ठीक है, इसको याद ही कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर था तो थोड़ा सा आया कि भैया ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, P0 क्यों P1 होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो है अगला और आखिरी क्वेश्चन है, द करंट EPS ऑफ मैसेस VEE लिमिटेड है 4, तो करंट EPS, ठीक है, तो E0 यहाँ पर बोल सकते हैं EPS 0 4, ठीक है। चलो ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें करंट EPS देकर रखा है 4, द कंपनी हैज़ शोन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ 40% इन इट्स अर्निंग इन द लास्ट फ्यू ईयर। तो कुछ लास्ट फ्यू ईयर में जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ग्रोथ देखने को मिली। द हायर ग्रोथ रेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो था इन इस लास्ट फ्यू ईयर की, जो पिछले कुछ सालों में हमने देखने को मिला, ठीक है। तो ठीक है, द हाई ग्रोथ रेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट है, ठीक है, इन द लास्ट फ्यू ईयर ये शो कर रहा है दिस हाई ग्रोथ रेट, ये बोले कि जो हाई ग्रोथ रेट हम बात कर रहे हैं ना 40% की, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर्स तक जो है 40% रहेगा, फिर जो है डिक्लाइन फ्रॉम 40 to 10%। अभी जो 10% तक जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। अब इधर लीनियरली नहीं बोला, तो पॉइंट ये है कि 40% से 10% ये ऐसे कैसे गिरेगा 5 साल पे। तो देखो 40 - 10 करो तो 30 डिवाइड बाई 5 6% हर साल गिरा दो, या तो ऐसा करो, वो ऐसे ही करा है, ठीक है, एकदम से नहीं। तो देखो अगर आप समझो तो पहले तो 40% था, ठीक है, राइट, और पहले कितने साल तक था, ये जो है पहले 5 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा, 1 2 3 4 5
ये रहेगा 40%, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि स्टेबल जो है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, ये 40 से 30 हो जाएगा, मतलब कि 34, 28, 22, 16, 10 इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन देयर आफ्टर जो है वो 10% ही रहेगा, मतलब 11वें साल से वो ही रहेगा। अब पॉइंट ये है सबसे पहले कि 10वें साल तक ये 10% हो जाएगा और 11वें साल से फिर 10वें साल 11वें साल ये सब 10% ही रहेगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि करंटली जो कंपनी का पे आउट रेशियो है वो है 10%, ठीक है। तो पे आउट है वो है 10% करंटली। इट इज़ लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ठीक है 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, ये 5 साल तक रहा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर टिल द एंड ऑफ 10th ईयर, ठीक है, पे आउट जो है लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबलाइज टू एट 50%, मतलब कि 10% जो है बाद में ये 20 ये ओके 1 सेकेंड, ये लीनियरली टू 50% एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ठीक है। तो अब समझो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, मतलब 5 साल में, ठीक है, मतलब ये 8% से बढ़ेगा। ये जो है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, मतलब 5 साल में ये 10 का 50 हो जाएगा। तो ये 1% तो बढ़ाने से रहे, ऑब्वियस ही बात है कि 10 से 50 होगा तो 40 अगले 5 साल में, तो ये 8% से बढ़ के होगा। तो 18, 26, 34, 42, 50 इस तरीके से होगा। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि यही दे के रखा है वो है, ठीक है। तो ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा 17% है, राइट। तो इतना सब डेटा हमारे पास है। पीवी फैक्टर देख रहे 17% के, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। या रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, हमको तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इफ़ द करंट मार्केट वैल्यू 125 है तो एडवाइस करो कि इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, चलो वो तो ठीक है। पॉइंट ये है कि EPS अभी तो है हमारा 4 जो हमने देखा, ठीक है, और पे आउट रेशियो भी 10% है। तो D0 एक तरीके से जो है वो हमारा 0.4 हो गया, राइट। D0 तो एक तरीके से 0.4 हो गया, ठीक है। अब आपको जो है बनती बात है, इधर R तो नहीं दे के रखा है क्योंकि आपका G चेंज हुआ है ना। और मैं जब भी मैं बोलता हूँ कि जब G चेंज होता है तो फिर रास्ता EPS से जाता है डिविडेंड निकालने का, पर R होना चाहिए, इधर R नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 0.4 है आप इसे 40% बढ़ाओ, तो करो 0.4 का 40% तो आएगा 0.56, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा 0.7, ठीक है। 0.56 के बाद क्या रहेगा 0.56 प्लस 40%, 0.78 लिया इन्होंने प्लस 40%, 1.10 हो गया प्लस 40%, 1.54 हो गया। चलो अब प्लस 34%, 2.1 सेकेंड, अब प्लस 34% होगा। अब 1 सेकेंड, अब इन्होंने जब 30 ये जब कम हुआ, ओके 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 जब ये 5th में आया, ठीक है, अब ये जब 5th हुआ 4 साल तक तो 1.54 था, ठीक है। अब 5th ईयर में भी 40% रहेगा ना, 1.54 प्लस 40%, 2.15, तो 2.15 तो जो है हमारा डिविडेंड आ गया 5वें साल का, ठीक है। अब 6ठे साल की बात आती है, जब 2.15 जो है 5वें साल का डिविडेंड है, तो जो पे आउट रेशो है, ठीक है, 5वें साल, क्योंकि बोल रहे थे कि पे आउट रेशो जो है 40% था, ठीक है। 1 सेकेंड, सॉरी, पे आउट रेशो है हमारा 10%, राइट। 1 सेकेंड, पे आउट रेशो 10% है, ठीक है। अब देखो 2.15 था तब पे आउट रेशो जो था वो 10% था, तो 2.15 डिवाइड बाई 10%, तो ये हो गया 21.5, राइट। 21.5 हमारा EPS हो गया। अब जो है समझो ग्रोथ कितनी हो गई, 40% की हो गई ग्रोथ हमारी, 40% की हो गई 34%, तो 21.5 प्लस 34% ये हो गया 28.81, राइट। उस पर जो आप पे आउट रेशो लगा लो, क्योंकि जो है समझो मैंने आपको बोला था कि ग्रोथ अगर चेंज होती है तो रास्ता EPS से जाता है। अब ग्रोथ चेंज हो गई तो उन्होंने देखो पे आउट रेशो भी बताया कि हमारा पे आउट रेशो भी चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो 5 साल तक तो चलो ठीक था डिविडेंड, 6ठे साल में क्या हुआ कि जो 2.15 है वो 2.15 जो है वो 10% के पे आउट रेशो पे था, राइट। तो EPS जो है वो 21.5 हो गया, ठीक है। अब 21.5 हुआ, उसके बाद जो है EPS बढ़ा प्लस 34%, तो हो गया 28.81 है। तो जो पे आउट रेशो है
वो हो गया हमारा 18%, तो हो गया 5.19, 18% पे 5.19, फिर 28.81 है, फिर वो 28% बढ़ा तो 36.88 रहा, ठीक है। अब 36.88 जो है 36.89 मान लो आप, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि सारा पहले EPS निकाल लो कि 21.5 आपका 500 था, तो आपने EPS निकाला तो 28, क्योंकि 34% का इंक्रीज़ है, फिर 28% का इंक्रीज़, फिर 22% का, फिर 16% का, फिर 10% का। तो इस तरीके से आपने जो है EPS निकाल लिया, ठीक है। EPS 10 साल तक का निकाल लिया। और जो है 6th ईयर से जो EPS है, तो 6th ईयर का पे आउट रेशो अपना अलग रहेगा, 7th ईयर का पे आउट रेशो अलग रहेगा, 8th ईयर का पे आउट रेशो अलग रहेगा। जैसे जब 8th ईयर में जब EPS हमारा 45 था, तो 45 के टाइम जो है पे आउट रेशो है वो 34% है। तो ऐसे केस में जो है 15.38 ईयर का जो है डिविडेंड आता है। तो इस तरीके से हमने जो है डिविडेंड निकाले। अब पॉइंट ये है कि जो है 40 से 10 तक गई, एंड देन जो है देयर आफ्टर फिर वो 10% ही रहेगा, राइट। तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो ग्रोथ रेट है वो 40 से 10% आई, ठीक है, 40 से 10% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड स्टेबल 10% देयर आफ्टर। मतलब आप पहले जो है 10 साल तक का जो है डिविडेंड, आपने डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करी, फिर जो D11 है, ठीक है, D11 से आप जो है पहले P10 लेकर आओ, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, राइट, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। उस टर्मिनल वैल्यू की भी आप जो है डिस्काउंटिंग करो, ठीक है। तो P10 से आप जो है उसकी डिस्काउंटिंग करो। तो इस तरीके से डिविडेंड की भी डिस्काउंटिंग और इसकी भी डिस्काउंटिंग ऐसे करते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो ले दे कितने सारे क्वेश्चन करने के बाद समझ में तो यही आया है कि क्वेश्चन तो अपने लेवल पे हो जाते हैं, पर पॉइंट ये है कि अब आपको डिसाइड करना है कि भाई टर्मिनल वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या D1 है, क्या टर्मिनल वैल्यू है, किस ईयर पे टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। तो एक पर्टिकुलर सेशन इस पर होगा जहाँ पे जो है हम पर्टिकुलर पता करेंगे कि इस पर टर्मिनल वैल्यू किस ईयर पे हमको निकालने की है, ठीक है। तो जब एक बार हम ये देख लेंगे तो इससे जो है हमको समझ में आ जाएगा आगे, तो हमको D1 D0 इन सब में जो है हमको दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो अभी तक के तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, जिसमें आखिरी के 2 क्वेश्चन थे जो याद करने के थे, ठीक है। उसके बाद जो है एक स्पेसिफिक इस पे ही रहेगा डाउट, इस पे ही रहेगा सेशन, जिसमें जो है हम टर्मिनल वैल्यू D1 D0, हमको D5 निकालना है, D4 निकालना है, कौन से ईयर पे हमको क्या प्राइस निकालनी है। प्राइस नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन से साल पे हमको निकालने का है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATP। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे और फर्दर जो है आगे के पॉइंट्स भी हम जो है आगे के टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे।